और हम जो है वो अब डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला। ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का जो हमने एक डायग्राम बनाया था, ठीक है, उसमें हमने कुछ इस तरह से लिखा था कि यह नंबर 0 है, फिर यह नंबर 1 है, यह नंबर 2 है और यह नंबर 3 है। टाइम पीरियड आर, टाइम पीरियड आर, टाइम पीरियड आर और एस यहाँ पर था। यानी कि ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू में जो एस की वैल्यू आती है वो आखिरी वाले आर वाले दिन आती है। ठीक है ना, ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू वाले केस में एस की वैल्यू आखिरी वाले आर वाले दिन आती है। अब इसको समझने के लिए मैं आपके साथ इसको नंबर्स में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए, लेट्स से मैं आपको ये बोल दूँ कि यह नंबर 1 पर 100 रुपये है, फिर यह नंबर 2 पर 100 रुपये है और फिर यह नंबर 3 पर 100 रुपये हैं और मुझे यह नंबर 3 की वैल्यू मालूम करनी है। सही है ना, यानी कि सारी चीज़ों की फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है। 10% का हम जो है वो रेट यूज़ करते हैं। अगर हम 10% का रेट यूज़ करेंगे तो यह नंबर 1 पर जो 100 रुपये हैं उनको मुझे यह 3 पर लेकर आने का मतलब यह है कि 2 साल आगे लेकर आना, 1 से 2 और 2 से 3। इसको मैं ए कह देता हूँ। तो ए की फ्यूचर वैल्यू कैसे आएगी? 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। ईयर 1 से 2 एक साल, 2 से 3 दूसरा साल। कितना बनता है ये? 121 बनता। चेक करो, 121 बनता। यह नंबर 1 पर जो 100 रुपये हैं उसको मैं 2 साल आगे लेकर आया हूँ। 2 साल आगे लेकर आने का मतलब यह है कि 1 से 2 और 2 से 3, तो 121 बनता है। फिर यह नंबर 2 पर जो 100 रुपये हैं इसको अगर मैं 2 से 3 पर लेकर आऊँ, यह नंबर 2 पर जो 100 रुपये हैं इसको अगर मैं 2 से 3 पर लेकर आऊँ तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 1, ये 110 बनेगा। और फिर यह नंबर 3 जो है ना वहां पर ऑलरेडी 100 रुपये, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 0, यानी कि 100 ही आएगा। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा 121, 110 और 100 को ऐड करूंगा तो टोटल 331 बनेगा। एग्रीड, 331 बनेगा। मैंने क्या किया, मैंने इंडिविजुअली ईयर 1 वाले 100 रुपये को 2 साल आगे लेकर आया, ईयर 2 वाले 100 रुपये को 1 साल आगे लेकर आया और ईयर 3 वाले जो 100 रुपये हैं वो 3 पर ही हैं, तो उसको आगे तो लेकर नहीं जाना उसकी किसी भी किस्म की किसी भी साल की डिस्काउंटिंग नहीं करनी। और तीनों को जब मैं ऐड करता हूं तो आंसर टोटल जो है वो 331 बन रहा है। सही है। अब आप ये जो इंडिविजुअली इन तीनों को आगे लेकर आए हो, आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप यहाँ पर ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। इसलिए क्योंकि आपके पास यह नंबर 1 पर एक अमाउंट है, या 2 पर एक अमाउंट है, या नंबर 3 पर एक अमाउंट है। सारी अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर हैं, हर अमाउंट के बीच में सेम टाइम इंटरवल है, सेम गैप है। इसका मतलब एनवीटी हो गई। ऑर्डिनरी एनवीटी का डायग्राम बन रहा है, ऑर्डिनरी एनवीटी हो गई। ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला जो है वो हमारे पास था एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन आई। अगर मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 3 माइनस 1 अपॉन 10%। आप इसको ज़रा सॉल्व करो। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर इस केस में भी 331 ही लाजमी तौर पर आना चाहिए, सेम आना चाहिए। चेक करें, ठीक है।
ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि अमाउंट सेम है, गैप सेम है और हर साल के आखिर में एक सेम अमाउंट है। अब देखो ये जितने भी ऑर्डिनरी एनवीटी और एनवीटी ड्यू के फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले होते हैं, या अमाउंट्स को आगे पीछे लेकर जाने के लिए काम आते हैं, या ये एक तरह से शॉर्टकट मेथड होते हैं। इंडिविजुअली आपको हर चीज़ पर वर्कआउट ना करना पड़े, आप जो है वो टोटल पर वर्कआउट कर सको, इसलिए अप्लाई होता है। अब लेट से मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं। मैं यूं कहता हूं मिस्टर ए will deposit rupees 100 per annum. Mr. A will deposit rupees 100 per annum at the end of each year. Mr. A will deposit rupees 100 per annum at the end of each year in a bank account for 3 years. Mr. A will deposit rupees 100 per annum at the end of each year in a bank account for 3 years and withdraw all his balance in bank at the end of 3rd year if interest rate is 10%. Compute the amount he will withdraw. Mr. A will deposit rupees 100 per annum at the end of each year in a bank account. Mr. A जो है वो 100 रुपये पर एनम सालाना एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के आखिर में डिपॉजिट करेगा एक बैंक के अकाउंट में फॉर 3 years, 3 सालों के लिए। ठीक है, मिस्टर ए 100 रुपये पर एनम सालाना 100 रुपये एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के आखिर में बैंक में जमा करेगा फॉर 3 years, 3 सालों के लिए, एंड विदड्रॉ ऑल हिज बैलेंस इन बैंक एट द एंड ऑफ 3rd year, और तीसरे साल के आखिर में बैंक में जितना भी पैसा होगा सारा का सारा पैसा वो बैंक अकाउंट से विदड्रॉ कर लेगा। इफ इंटरेस्ट रेट इज 10%, अगर बैंक उसको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देता है, कंप्यूट दी अमाउंट ही विल विदड्रॉ। तो आप ये बताओ कि जब तीसरे साल के आखिर में बैंक से ये सारा पैसा निकालेगा, विदड्रॉ करेगा, घर लेकर आएगा, तो वो पैसा होगा कितना पैसा? अब देखो, आप पहले तो जो है ना सवाल पढ़कर और उसका रेलेवेंट डायग्राम बनाओ। सर कैसा डायग्राम बनाए? देखो आपके पास जो सवाल है ना, उस सवाल का डायग्राम कुछ यूं है कि मैं यहाँ पर या नंबर 0, या नंबर 1, या नंबर 2, या नंबर 3 लिख देता हूँ। ईयर 0 का मतलब होता है आज का दिन, अभी। ईयर 1 का मतलब पहले साल का आखिर, ईयर 2 का मतलब दूसरे साल का आखिर, ईयर 3 का मतलब तीसरे साल का आखिर। अब यहाँ पर सवाल कुछ इस तरह का है कि उसने ये लिखा हुआ है कि मिस्टर ए जो है ना वो 100 रुपये जमा करेगा बैंक में हर साल के आखिरी दिन। यानी कि पहली बार जब ये 100 रुपये जमा करेगा वो यहाँ करेगा, दूसरी बार यहाँ करेगा और तीसरी बार यहाँ पर 100 रुपये जमा करेगा। ऐसा ही है ना?
हर साल के आखिर में 100 रुपये बैंक में जमा करेगा, 3 साल के लिए करेगा, तो ईयर 1 का आखिरी दिन, ईयर 1 यानी कि पहले साल का आखिरी जो दिन बनता है 31 दिसंबर, उस दिन अगले साल की 31 दिसंबर, उससे अगले साल की 31 दिसंबर, हर साल के आखिरी दिन जाकर 100 रुपये बैंक में जमा करेगा। अगर आप डेट डालना चाहते हो तो डेट्स भी डाल सकते हो, जिस तरह से ईयर 0 को आप कह लो 1 जनवरी 2022, तो फिर ईयर नंबर 1 क्या होगा 31 दिसंबर 22, फिर ईयर 2 क्या होगा 31 दिसंबर 23, और ईयर 3 क्या होगा 31 दिसंबर 24। अगर आप ईयर्स डालना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है। ईयर 0 का मतलब होता है आज का दिन, पहला दिन, शुरू का दिन, पहले साल का स्टार्ट। तो हमने एज्यूम कर लिया कि भाई 2022 वाला पहला साल है, तो वो 1 जनवरी 2022 बन गया। सवाल में ये लिखा हुआ है वो 100 रुपये बैंक में जाकर जमा करता है। साथ में सवाल में ये लिखा हुआ है कि वो 100 रुपये हर साल के आखिरी दिन, एट द एंड ऑफ ईच ईयर करता है। यानी कि अगर 2022 है तो 31 दिसंबर 2022, फिर 31 दिसंबर 2023 और 31 दिसंबर 2024। अब जब ये बैंक में पैसे जमा करेगा, जाहिर है कि बैंक ने इसको कोई इंटरेस्ट का रेट कोट किया होगा, तो बैंक ने इसको बोला हुआ है कि हम आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना। और इसने क्या किया, इससे पहले साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में, तीसरे साल के आखिर में बैंक में पैसे जमा करवाए, और फिर क्या किया, आखिर में तीसरे साल के आखिर में सारे पैसे विड्रॉ कर लिए, बैंक से निकाल लिए, घर ले आया। जितना पैसा जमा हुआ था बैंक में वो सारा पैसा ये अपने घर लेकर आ गया। सही है ना। हमें ये मालूम करना है कि आखिर ये तीसरे साल के आखिर में जब ये घर लेकर आएगा पैसे, तो वो कुल मिलाकर रकम कितनी बनेगी, क्या अमाउंट बनेगा, टोटल कितना होगा। अब देखो, एक तो ऐसी वर्किंग हो सकती है कि आप जो है ना, जैसे कि आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल लेमैन हो, आप अगर अपने पास बैंक अकाउंट ओपन करवाते तो जिस तरह से हिसाब करते वो कर लो। वो कैसे हिसाब करते भाई, आप अपने पास लिख लेते कि 31 दिसंबर 2022 वाले दिन मैंने बैंक में जाकर 100 रुपये जमा कर दिए। 31 दिसंबर को मैं बैंक गया, बैंक में मैंने जमा कर दिए पैसे, मुझे डिपॉजिट स्लिप मिल गई, मैंने अपने पास आकर घर पर नोट कर लिया भाई बैंक पे मैंने 100 रुपये जमा कर दिए हैं। सही है ना। अब बैंक ने मुझसे वादा किया कि हर साल वो 10% का इंटरेस्ट देगा। तो पहली बार साल कब मुकम्मल होगा, 31 दिसंबर 2023 पर मुकम्मल होगा ना। साल मुकम्मल कब होगा, देखो 31 दिसंबर 2022 पर पैसे जमा करें, ऐसा थोड़ी है सुबह मैं पैसे जमा करूं, शाम को बैंक बोले हाँ साल खत्म हो गया 10% इंटरेस्ट तुम्हारा, नहीं, ऐसे नहीं होता। कैलेंडर ईयर थोड़ी देखा जाता है कि कैलेंडर में रात के 12 बज गए। इस तरह अगर होता तो हर कोई ये करता कि जितने भी उसके पास पैसे हैं 31 दिसंबर को दोपहर 4 बजे जमा करता और रात 12 बजे बैंक जाता, बोलता लाओ मैंने आज 1 करोड़ भरे थे, 4 बजे 5 बज गए, तुम्हारा ऑफिस टाइम ऑफ हो रहा है, रात को 12 बजेंगे, मेरे 1 करोड़ 10 लाख हो गए, दे दो। बैंक में जब पैसों पर साल गुजर जाता है फिर इंटरेस्ट मिलता है। तो अब तुमने 31 दिसंबर 2022 को जब 100 रुपये बैंक में जमा करे हैं, उसका साल 31 दिसंबर 2023 को पूरा हो रहा है, तो तुम्हें 31 दिसंबर 2023 वाले दिन 100 पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये एक इंटरेस्ट हो गया। इसके अलावा 31 दिसंबर 2023 को क्या हुआ है, आपने 100 रुपये जमा भी करे ना मजीद। एक तो साल पूरा हुआ तो बैंक ने आपके अकाउंट में हिसाब किताब कर 10 रुपये जमा कर दिए कि भाई ये तुम्हारा पहले साल का इंटरेस्ट बन गया, ये ले लो। दूसरा, आपने 31 दिसंबर 2023 वाले दिन 31 दिसंबर 2023 वाले दिन घर से खुद से अपने पैसे 100 रुपये भी जमा करे। दो बातें हुई 31 दिसंबर 2023 को। एक तो पिछले 100 रुपये का साल पूरा हुआ, उस पर 10% इंटरेस्ट दे दिया बैंक ने, वो ऐड कर दिया, बैंक ने बोला आप 100 नहीं 110 हो गए। दूसरा, तुम बैंक गए तो बैंक तुम 100 रुपये लेकर गए और तुमने वो 100 रुपये भी बैंक को दे दिए। अच्छा, तुम बैंक से पैसे निकाल नहीं रहे हो, हाँ, वो जो पहले वाले 100 थे वो भी बैंक में है, पहले साल उस पर जो 10% का 10 रुपये का इंटरेस्ट मिला वो भी बैंक में ही आपके अकाउंट में ऐड हो गया, मजीद आपने 100 रुपये भी जमा करवा दिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपके पास 31 दिसंबर 2023 वाले दिन बैंक अकाउंट का बैलेंस 210 रुपये हो गया।
अब 31 दिसंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2024 वाले दिन तक एक और साल मुकम्मल तौर पर पूरा हुआ और बैंक अपने वादे के मुताबिक आपको 10% इंटरेस्ट देगा। तो अब बैंक क्या हिसाब करेगा कि भाई इस बंदे के 210 रुपए हमारे पास पूरा एक साल गुजार चुके हैं, उस पर 10% के हिसाब से 21 रुपए का इंटरेस्ट बनता है, वो भी हम इसको दे देते हैं या इसके अकाउंट में ऐड कर देते हैं। देने का मतलब ये नहीं है कि घर आकर पहुंचा दिए, देने का मतलब ये है कि बैंक ने आपके बैलेंस को बढ़ा दिया। अगर 100 था 110 कर दिया, आपको बोला लेके जाने तो बैंक से निकाल लो। और आपने मजीद क्या किया 31 दिसंबर 2024 वाले दिन? 100 रुपए और डिपॉजिट है, तीसरे वाले 100 रुपए। तो 31 दिसंबर 2024 वाले दिन अब आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया? 31 दिसंबर 2024 वाले दिन आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस 331 हो गया। 331 हो गया। यानी कि अगर मैं 31 दिसंबर 2024 वाले दिन जितने भी मेरे बैंक में पैसे बनते हैं वो घर लेकर आ जाऊं, जितने भी मेरे पैसे बनते हैं वो घर लेकर आ जाऊं, तो वो 331 बनेंगे। ऐसा ही है ना? 331 में दो चीजें होंगी। 331 में से अगर लेट से मैं 31 दिसंबर 2024 को बैंक को बोलता हूं मेरे सारे पैसे मुझे दे दो, अब मैं आपके साथ जो है वो बैंक में अब पैसे नहीं रखूंगा, सारे पैसे मैं घर लेकर जा रहा हूं, मुझे कोई ज़रूरत है उसके लिए मुझे चाहिए, तो 331 जो है ना उसमें दो चीज़ें होंगी। 331 रुपीज़ में से आपके पास जो है ना 300 रुपए तो आपके अपने थे, है ना? 3 बार आपने 100 रुपए जमा करवाए थे ना, और बाकी 31 रुपए क्या है? इंटरेस्ट। और आप इस वर्किंग से भी देख सकते हो, ये पहले साल का इंटरेस्ट 10 रुपए, दूसरे साल का इंटरेस्ट 21 रुपए, ये भी 31 बनता है। और आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि मैंने जो ये नंबर 1 पर 100 रुपए जमा करवाए थे, मैंने जो ये नंबर 1 पर, गौर से सुनो, मैंने जो ये नंबर 1 पर 100 रुपए जमा करवाए थे, यानी कि 31 दिसंबर 2022 को जो 100 रुपए मैंने 31 दिसंबर 2022 को जमा करवाए, उस पर 22 से 23 का इंटरेस्ट मिला, हाँ या नहीं? कितना? तो वो कितना हो गया? 110 हो गया। गौर से सुना मेरी बात को। 31 दिसंबर 2022 वाले दिन जो मैंने 100 रुपए जमा करवाए थे, उस पर 31 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक का एक साल का 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला, और ये वाले पैसे 110 हो गए किस दिन? 31 दिसंबर 2023 वाले दिन। ऐसा है। और 31 दिसंबर 2023 वाले दिन मजीद मैंने क्या किया? बैंक पे 100 रुपए अलहदा अलग से जमा करवाए। अब मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया? 210। जो पिछले साल 100 करवाए थे ना जमा, वो एक साल बाद 110 हो गए थे। अब अगले साल जब इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल जब इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये 110 का 10% 11 मिलेगा। और 31 दिसंबर 2023 वाले दिन 100 रुपए जमा करवाए, उसका 31 दिसंबर 23 से लेकर 31 दिसंबर 24 तक का 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। ये कितना हुआ? 121। ये कितना हुआ? 110। ऐसे अलग अलग भी लेकर चल सकते हो ना। देखो, जो पैसे मैंने 31 दिसंबर 2022 को जमा करवाए, जो पैसे 31 दिसंबर 2022 को जमा करवाए, उस पर 22 से 23 का इंटरेस्ट 10 रुपए, वो 110 हो गया। फिर 23 से 24 का इंटरेस्ट 110 का 10% 11 रुपए, तो वो 100, 110 और फिर 121 हो गए। और जो पैसे मैंने 31 दिसंबर 2023 को जमा करवाए, उसका 31 दिसंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक का 10% के हिसाब से 10 रुपए का इंटरेस्ट। अगर मैं अलग अलग 100 रुपए लेकर चलूं, जो पैसे 31 दिसंबर 2024 को जमा करवाए, जो पैसे मैंने 31 दिसंबर 24 को जमा करवाए, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों? बस मैंने उसको बोला यार ये पैसे 100 रुपए जमा करो, उसने जमा करे, मैंने बोला अब सारे पैसे दे दो। 31 दिसंबर 2024 को जमा करवाए,
31 दिसंबर 2024 को ही सारे पैसे लेकर आ गया। तो देखो तुम अगर अलग अलग 100 रुपए की अलग अलग गिनती करोगे तो भी ये 331 पर ही आएगा। एग्री? ऐसा ही है ना? तो जो सवाल हमारा था वो ये था कि मिस्टर ए विल डिपॉजिट ₹100 पर एनम एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन अ बैंक अकाउंट फॉर 3 years। मिस्टर ए एक बंदा है, हर साल के आखिर में 3 सालों के लिए 100 रुपए बैंक अकाउंट में जमा करवाएगा। तो ईयर 1 पर, ईयर 2 पर और ईयर 3 पर 100 रुपए आ गए। एंड विदड्रॉ ऑल हिज बैलेंस इन बैंक एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, और तीसरे साल के आखिर में बैंक से सारे पैसे निकाल लेगा, यानी कि 3rd ईयर के एंड में जो जितने भी पैसे उसके बने हैं वो निकाल लेगा। इफ इंटरेस्ट रेट इज 10%, कंप्यूट द अमाउंट ही विल विदड्रॉ। अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज 10% है तो आप ये बताओ कि कितना अमाउंट ये विदड्रॉ कर रहा होगा। मेरा आंसर होगा 331। यही काम हमारा ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला बड़ा आसानी से हमें कर दे देता है। ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला जो है वो ये कहता है कि अगर ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 पर 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये हैं, सेम अमाउंट है, सेम टाइम इंटरवल है, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से वो सारी वर्किंग इकट्ठा एक साथ कर सकते हो। मैं खुद ही 100 में 2 सालों का, पहले 100 में 2 सालों का, दूसरे 100 में 1 साल का और तीसरे 100 में 1 भी साल का नहीं, इंटरेस्ट ऐड कर तुम्हें टोटल बता दूंगा। देखो इस फॉर्मूले में भी दोनों डायग्राम फर्क नहीं है ना। मैंने पहले आपको बताया डायग्राम के हिसाब से क्या चीज़ें बन रही हैं, या इंडिविजुअली पहले 100 को, दूसरे 100 को और तीसरे 100 को आगे लेकर चले तो क्या बन रहा है, या ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाए तो क्या आंसर बन रहा है। फिर मैंने आपको ये बताया कि भाई इसका जो सवाल है वो किस तरह से ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का आता है। तो सवाल में ये लिखा हुआ होता है कि XYZ बंदा हर साल के आखिर में कुछ पैसे जमा कर रहा है और वो आखिरी दिन जो है वो सारे पैसे निकाल लेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है। इसमें एक और बात जो आप अपने पास नोट कर लो, जो बाद में कंपैरिजन के लिए काम आएगी, वो ये है कि देखो यहां पर जो ये डिपॉजिट्स कर रहा है ना, जो पैसे ये डिपॉजिट कर रहा है, जो पैसे ये डिपॉजिट कर रहा है, दे आर, या डिपॉजिट्स आर फ्री ऑफ इंटरेस्ट। डिपॉजिट्स आर फ्री ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो ये 100 रुपए बैंक जाकर डालता है, जमा करता है, उसमें इंटरेस्ट तो नहीं होता ना भाई। 100 रुपए इसके अपने होते हैं ना, घर से लेकर आया होता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अभी जो आपके पास यहां पर 100 रुपए आ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट कैसे होगा सर, ये तो घर से पैसे लेकर आया है, सीधी सी बात है। आप नहीं भी बताते तो हमें पता है। 100 रुपए जो ये घर से लेकर आया है वो तो प्योरली इसकी अपनी अमाउंट है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब हम एस की बात करते हैं, जो हमारे पास यहां पर सम आ रहा है, अगर हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते तो भी कर सकते थे ना। तो ये जो 331 आएगा, इस 331 में इंटरेस्ट शामिल होगा। एस इंक्लूड्स इंटरेस्ट, एस जो है ना उसमें इंटरेस्ट शामिल है। एस इंक्लूड्स इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट शामिल है। कैसे सर, ये 331 है ना, तो 331 में दो चीजें शामिल है। 3 बार 100 रुपए जो मैंने जमा करवाए वो भी हैं, और 31 रुपीज का इंटरेस्ट है। और 31 का जो इंटरेस्ट है उसके भी 2 हिस्से हैं। पहले साल 10 का मिला था इंटरेस्ट, दूसरे साल 21 का मिला था। या इस तरह भी सोच सकते हैं कि पहले वाले 100 रुपए पे 10 और 11 21 रुपए का इंटरेस्ट मिला था, और दूसरे वाले 100 पर सिर्फ 10 का इंटरेस्ट मिला था, और तीसरे वाले 100 पर इंटरेस्ट ही नहीं मिला था। ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स थी ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू की, और फिर मजीद जब हम सवालात करेंगे तो उसमें चीजें देख रहे होंगे।